न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर न्यूज 222 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। मुंबई में प्रोड्यूसर एकता कपूर के स्टूडियो में भयंकर आग लगी। आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका है। आग किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया। आगरा के बेलनगंज इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भयानक आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग क्यों लगी पता नहीं चल पाया। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त कार में 7 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी वक्त रहते बाहर निकल आए। यह हादसा नसबाड़ी इलाके में हुआ। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बस ने महिला को कुचल दिया। महिला की मौत पर बवाल हुआ। गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया और बस को आग के हवाले कर दिया। बस ने जिस महिला को कुचला वो परिवार के साथ इंदौर के करबला मैदान स्थित दरगाह पर जियारत के लिए आई थी। महिला अपने पति और बेटी के साथ स्कूटर पर सवार थी। बस ने स्कूटर को टक्कर मारी जिससे महिला बस के नीचे आ गई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया। गुस्साई भीड़ ने पहले बस में तोड़फोड़ की, फिर उसमें आग लगा दी। मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची और बस में लगी आग पर काबू पाया। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में झुग्गियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने को भागे तो कई लोग अपना सामान बचाने में जुटे। आग लगने की वजह साफ नहीं है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि पटाखों की वजह से आग लगी। आग से करीब 12 झुग्गियां जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। कानपुर में देर शाम समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। हत्या से नाराज लोगों ने कई दुकानों में आग लगा दी। मौके पर पुलिस पहुंची तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। हत्या का आरोप गांव के प्रधान और उसके समर्थकों पर लगा। हत्या का आरोप गांव के प्रधान और उसके समर्थकों पर लगा है। आरोपी प्रधान का संबंध बहुजन समाज पार्टी से बताया जा रहा है। हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश की आशंका जताई जा रही है। यूपी के मिर्जापुर में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीर सामने आई। लाठी डंडों के साथ आए 10 से ज्यादा बदमाशों ने बर्तन बनाने वाले कारखाने पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने कारखाना मालिक और उसके कर्मचारियों को लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा। हिंसा का यह सिलसिला काफी देर तक चला। तेज बचाव करने पहुंची महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई। आरोप है कि रंगदारी नहीं देने पर यह हमला किया गया। हिंसा की पूरी वारदात कारखाने के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पीड़ित कारखाना मालिक विश्वनाथ अग्रवाल विश्व हिंदू परिषद के नेता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सो रहे 2 लोगों के ऊपर चढ़ गई। हादसे में कार सवार ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि फुटपाथ पर सो रहे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट्स पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अहमदाबाद, मुंबई, कोच्चि और कोलकाता एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर आत्मघाती हमले की आशंका जताई गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बारे में एक चिट्ठी मिली जिसमें हमले की धमकी दी गई है। आतंकियों ने एयर इंडिया की अहमदाबाद, मुंबई और मुंबई कोच्चि फ्लाइट को निशाना बनाने की धमकी दी है। आशंका जताई गई है कि मुंबई अहमदाबाद से आतंकी एयर इंडिया की फ्लाइट पर सवार होकर हमला कर सकते हैं। ऐसी आशंका है कि आतंकी अहमदाबाद से मुंबई होते हुए लंदन जाने वाली फ्लाइट में भी सवार हो सकते हैं। चारों एयरपोर्ट के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। स्नीफर टास्क की भी मदद ली जा रही है। एंटी हाईजैकिंग यूनिट को भी अलर्ट पर रखा गया है। धमकी भरी यह चिट्ठी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नई दिल्ली मुख्यालय में मिली। गृह मंत्रालय को भी इस तरह की खुफिया जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इन हथियारों में बड़ी संख्या में कारतूस, AK-47, राइफल, पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान यहां से हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। घुसपैठ की खबरों के बीच सेना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान ये हथियार मिले। माना जा रहा है कि आतंकियों ने इन हथियारों को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जंगल में छिपा कर रखा था।
इससे पहले कि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते, उससे पहले ये हथियार सेना के हाथ लग गए। श्रीनगर के कुलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के करीब 550 पत्रकारों को लंच पर बुलाया है। इस दिवाली मिलन समारोह में न्यूज चैनल के अखबारों और एडिटर इन चीफ के साथ रिपोर्टर भी शामिल होंगे। यह समारोह सुबह 11 बजे से 9 अशोका रोड पर आयोजित किया गया है। लंच में मोदी और अमित शाह के साथ बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी होंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के मौके पर बीजेपी मीडिया सेल ने यह समारोह आयोजित किया है। पीएम मोदी आज मुंबई में रिलायंस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सूत्रों से खबर है कि मोदी मुंबई में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर चर्चा हो सकती है। उद्धव ठाकरे पीएम मोदी की तरफ से 26 अक्टूबर को एनडीए सांसदों के लिए रखे गए डिनर में नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे इस डिनर में इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये सांसदों के लिए रखा गया है। शिवसेना के सभी सांसद डिनर पार्टी में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए बीजेपी ने 3 जगहें चुनी हैं। ये जगह है वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र विधान भवन परिसर और बीकेसी ग्राउंड। शपथ ग्रहण समारोह में ज्यादा लोग आए, इसलिए बीजेपी की पहली पसंद वानखेड़े स्टेडियम है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव 27 अक्टूबर को हो सकता है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद 28 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। खबर है कि विधायक दल का नेता नागपुर से ही चुना जाएगा और वो ब्राह्मण ही होगा। सीएम की रेस में सबसे आगे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अभी आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। अठावले के मुताबिक उद्धव ने कहा कि वो बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे। हरियाणा के पंचकुला में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मनोहर लाल खट्टर कल यहां सीएम पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर सीजफायर तोड़ा। रात 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के बालाकोट सेक्टर पर गोलियां और मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का कभी उल्लंघन नहीं किया। गृह मंत्री का बयान पाकिस्तान के संसद में निंदा प्रस्ताव के बाद आया। बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रहा पाकिस्तान अब खुद को पाक साफ बताने में जुटा है। पाकिस्तान की संसद ने सीजफायर उल्लंघन और सीमा पर फायरिंग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में पाकिस्तान सरकार से अपील की गई है कि वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए यूएन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करना चाहिए। पाकिस्तान के हैकर्स ने राजस्थान बीजेपी की वेबसाइट हैक कर उसमें लिखा कि भारत पाकिस्तान से पंगा न ले। हालांकि कुछ घंटे बाद हैकर्स के कब्जे से साइट को मुक्त करा लिया गया। सरकार ने चीन से सटी सीमा पर 54 नई सीमा चौकियां बनाने के लिए 175 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास ढांचागत निर्माण के लिए पैकेज भी शामिल है। आईटीबीपी के 53वें स्थापना दिवस पर राजनाथ सिंह ने यह ऐलान किया। सरकार आईटीबीपी को उसकी हवाई प्रणाली उपलब्ध कराने की मांग पर विचार कर रही है। आईटीबीपी के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में जवानों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी की बैठक की अगुवाई करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 10 में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। आग बुझाने में दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका है। बाहरी दिल्ली के बादली इलाके में पटाखे जलाने को लेकर विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई। झगड़ा 2 परिवारों के बीच हुआ। जमकर पत्थर चले, वारदात में 8 लोग घायल हो गए। दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक शख्स पर अश्लील तस्वीर खींचकर महिला को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। गुड़गांव के पालम विहार इलाके में एक शख्स पर घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या का आरोप। आरोपी पति ने अपनी पत्नी को एक के बाद एक 9 गोलियां मारी और उसके बाद फरार हो गया। देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र में एक व्यापारी और उसके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। घर में 5 लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, तभी किसी ने घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया। वारदात में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 साल का बच्चा अस्पताल में भर्ती है। वारदात में 6 साल का बच्चा बच गया। बच्चा ही चश्मदीद है। पुलिस जांच में जुटी है। आशंका है कि घर के किसी सदस्य ने व्यापारी के परिवार को खत्म किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हिंसा में 6 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के जलगांव में पिता ने अपनी 5 साल की बेटी को 30,000 में बेच दिया।
बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। बच्ची का पिता और खरीदार पुलिस हिरासत में है। बेंगलुरु में 4 साल की बच्ची से स्कूल में रेप के मामले में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों का कहना है कि संदिग्ध स्कूल का सफाई कर्मचारी है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं की। इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गैर कानूनी ढंग से नर्सरी कक्षाएं चलाने का केस दर्ज हुआ है। स्कूल को कन्नड़ भाषा में पढ़ाने की अनुमति थी, लेकिन पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में हो रही थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के आगरा में 2 अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा में 7 लोग जख्मी हो गए। लोहा मंडी और मलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जमशेदपुर में एक तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों ने कार में आग लगाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते आग बुझा दी। आरोपियों में से पूछताछ में सुल्तान सिंह नाम के शख्स का नाम लिया गया है। सुल्तान सिंह की तलाश जारी है। अमृतसर में सिखों के 2 गुटों के बीच सड़क पर भिड़ंत हो गई। दिन दहाड़े जमकर गोलियां चली। हिंसक झड़प में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। बवाल बढ़ते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हथियारों को जब्त कर लिया और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल बंदी छोड़ दिवस के मौके पर निहंग जत्थेबंदियों की ओर से नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इसी दौरान गुरुद्वारे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया और गोलीबारी शुरू हो गई। एमपी के खरगोन में पुलिस ने 7 लाख रुपए कीमत की 36 अवैध पिस्टल बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियारों की डीलिंग होने वाली है। पुलिस ने डील का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर इस डील को नाकाम किया और पिस्टल बरामद किए। बिहार के बगहा में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 36 अवैध पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के बगहा में पुलिस की कार्रवाई से भड़के लोगों ने पुलिस की जीप में आग लगा दी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर छापेमारी और पुलिस के लाठीचार्ज से लोग नाराज थे। बिहार के बेगूसराय में मिनी ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में पुलिस ने 5 खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में एक नीली बत्ती लगी कार ने 2 बुजुर्गों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। हादसा नेशनल हाईवे 28 के टोल प्लाजा पर हुआ। टोयोटा कार में यूपी सरकार का स्टिकर और नीली बत्ती लगी थी। बाराबंकी से लखनऊ आ रही है गाड़ी रजिस्ट्री विभाग में तैनात एआईजी अजीत प्रताप सिंह की है। मेरठ के थाना लालकुटी इलाके में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। धमाके में एक दुकानदार जख्मी हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई दुकानों की दीवारें दरक गई। धमाका कैसे हुआ इसकी वजह अभी साफ नहीं है। धमाके से पहले सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध भी दिखा। सूत्रों से खबर है कि जम्मू कश्मीर में दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर से आचार संहिता लागू होगी। खबर है कि 3 दिसंबर को बॉर्डर और मैदानी इलाकों में और 9 दिसंबर को जम्मू में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर सरकार में सिंचाई और खाद्य मंत्री रहे श्यामलाल शर्मा ने पेपर से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस कोटे से मंत्री श्यामलाल शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज को अपना इस्तीफा भेज दिया। खबर है कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मजदूरों को नियमित न किए जाने से श्यामलाल शर्मा नाराज थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गैर गांधी हो सकता है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में जल्द से जल्द बदलाव की जरूरत है। चिदम्बरम ने यह भी माना कि पार्टी में निराशा का माहौल है। चिदम्बरम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नसीहत भी दी है। चिदम्बरम ने कहा दोनों को मीडिया और लोगों से और ज्यादा बातें करनी चाहिए। चिदम्बरम ने यह बातें एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। चिदम्बरम ने काले धन की लिस्ट में कांग्रेसी नेताओं के संभावित नाम पर भी बड़ा बयान दिया। चिदम्बरम ने कहा कि अगर लिस्ट में किसी कांग्रेसी नेता का नाम है तो ये उसका निजी अपराध होगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार कालाधन मामले में सभी नामों को सार्वजनिक करे। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। गौड़ा की संपत्ति 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान घोषित 9 करोड़ 88 लाख से बढ़कर 20 करोड़ 35 लाख हो गई। रेल मंत्री गौड़ा की संपत्ति में पिछले 5 महीने में 10 करोड़ 46 लाख की बढ़ोतरी हुई है। रेल मंत्री गौड़ा ने इस बात पर ट्वीट करके सफाई भी दी। गौड़ा ने लिखा है कि यह संपत्ति लोकसभा चुनाव से पहले खरीदी गई थी। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री राधाकृष्णन पी दूसरे स्थान पर हैं। राधाकृष्णन की संपत्ति 5 महीने पहले 4.9 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 7.7 करोड़ हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति में 1.1 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 5 महीने पहले जेटली की संपत्ति 113.02 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 114.03 करोड़ हो गई है। 16 मंत्रियों की संपत्ति घटी भी है। सबसे ज्यादा गिरावट विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की संपत्ति में हुई।
5 महीने पहले सुषमा की संपत्ति 17.55 करोड़ थी, जो अब घटकर 13.65 करोड़ हो गई है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने की तारीफ की है। अभिनेता सलमान खान ने उमर अब्दुल्ला को इस चेन में जोड़ा था। इम्फाल में बॉक्सर मैरी कॉम ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाई। यूपी के नोएडा में एक महिला प्रोफेसर को पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से इंसाफ मिला। पीएमओ के दखल के बाद उसे सालों से लटका ग्रेच्युटी फंड मिला। प्रोफेसर डॉक्टर कविता सुरभि एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। तकरीबन 6 साल पढ़ाने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सुरभि को ग्रेच्युटी फंड देने में यूनिवर्सिटी प्रशासन आनाकानी कर रहा था। महिला प्रोफेसर ने पीएमओ की मेल आईडी पर फंड न मिलने की शिकायत की थी। आज भैया दूज है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। आज सुबह 7:36 से 8:36 तक टीका लगाने का शुभ मुहूर्त है। भगवान केदारनाथ के कपाट आज से बंद हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से केदारनाथ मंदिर का कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएगा। अगले 6 महीने बाबा केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। 27 अक्टूबर को भगवान केदार की डोली गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज बंद कर दिए जाएंगे। सर्दी के मौसम में खरसाली गांव में मां यमुना का प्रवास होगा। भगवान बद्रीनाथ का कपाट भी 27 नवंबर को बंद हो जाएंगे। हरियाणा के गोहना जिले के एक पान वाले को बिजली विभाग ने 132 करोड़ का बिल भेजा है। इस पान वाले को करोड़ का बिल भेजा गया। उसकी दुकान में केवल 2 बल्ब और 1 पंखा फ्रिज है। आमतौर पर बिल 1000 रुपए से कम रहता है। अब सही बिल के लिए पान वाला बिजली विभाग के चक्कर काट रहा है। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के बाद पुंछ में पुल का निर्माण किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल 10 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा। आईपीएल के सट्टेबाजी केस में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मायप्पन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश में आलू की किल्लत को देखते हुए नेफेड ने 25 टन आलू इंपोर्ट करने का फैसला किया है। फिलहाल रिटेल में आलू के दाम 35 से 40 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर साफ किया कि सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडरों की संख्या कम करने का उसका कोई इरादा नहीं। अरबपति देने वाले दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल हो गया है। आज गीतकार साहिर लुधियानवी की 24वीं पुण्यतिथि है।